आशा, हमने सही नहीं किया बंटवारा करके। रहने दीजिए, सही किया हमने बंटवारा करके, वरना उसके बेटे की शादी में हमें खर्चा देना पड़ता। अच्छा हुआ जी जो हमारा बंटवारा हो गया, अब मुझे जेठानी जी की बकवास बातें नहीं सुनाई पड़ेंगी। अब हम अपने आम के बगीचे में ही बनाएंगे खाएंगे। पार्वती और आशा दोनों देवरानी जेठानी थी और हाल फिलहाल में ही उनका बंटवारा हुआ था, जिसमें सिर्फ आम का बगीचा देवरानी पार्वती के पास आया था और घर के साथ कारोबार चालाकी से जेठानी ने अपने हिस्से कर लिया था। जिसके बाद दोनों ने अपने बेटों की शादी की। जहां पार्वती अपने बेटे के लिए अपनी तरह गांव की गुणवान बहू लाई, वहीं आशा ने अपनी तरह शहरी बहू को अपने बेटे के लिए चुना। और आज दोनों की बहुओं का ससुराल में पहला दिन है। बहू उठ गई, तैयार हो गई, चल तुझे घर के बाहर दिखाती हूँ हमारा आम का बगीचा। इतना बोलकर पार्वती अपना आम का बगीचा दिखाती है, जो उनके घर के चारों तरफ था। चारों तरफ आम के बड़े बड़े पेड़ थे, जिसमें पीले पीले रसीले आम लगे थे और उनके बीच घर था और घर के बाहर था रसोई का सेटअप। ये सब देख बहू बहुत खुश होती है। बहू तूने अपना आम का बगीचा देख लिया, अब ये रसोई भी देख ले। खुले में रसोई है, तुझे यहीं पर आम के बगीचे में बैठकर खाना बनाना पड़ेगा, जैसे अब तक मैं बना रही थी। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। निशा की बातें सुनकर पार्वती को अपनी बहू पर गर्व होता है और इस तरह वो आम के बगीचों में पहली रसोई में बगीचे के तोड़े हुए आम से आमरस बनाती है और फिर पूरी तलती है और वहीं पर बैठाकर सबको परोसती है। तो वहीं काजल उठती ही नहीं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम अभी तक सो रही हो। माँ जी, यहाँ इतनी गर्मी है, मैं सारी रात सो नहीं पाई, अभी आंख लगी थी। मैं अपनी पहली रसोई 2 दिन बाद करूंगी, बहुत थक गई हूँ। काजल उसकी जैसी शहरी थी, इसलिए आशा कुछ नहीं बोलती और खुद ही किचन में नाश्ता बनाती है। फिर दोनों ही देवरानी जेठानी मार्केट सब्जियां लेने जाती हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और एक दूसरे को सुनाते हुए साथ खड़ी औरतों से कहती हैं, अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। शहरी लोग गैस सिलेंडर पर खाना बनाते और मेरी गाँव की बहू आज भी आम के बगीचे में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में उप नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, इसे कहते हैं गाँव की संस्कारी बहू। पार्वती की बात सुनकर आशा चिढ़ जाती है और वो भी बोलती है, अरे बहन, मेरी बहू तो शहरी और इतनी सुंदर है कि पूरे गांव में किसी की बहू नहीं है। मैं अपनी बहू को आम के बगीचे में धूप में खाना बनाने थोड़ी ना दूंगी। मेरे घर पर तो रसोई है और गैस सिलेंडर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। शहरी बहू लाकर कितनी खुश हो रही है, पर मेरी बहू की क्या ही बराबरी करेगी वो शहरी लड़की। दोनों एक दूसरे को इतना नापसंद करती थी कि एक दूसरे की बहू की तारीफ भी नहीं सुनती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। निशा सुबह खाना बनाने जाती है, पर बहुत धूप होती है। पसीने में लथपथ जैसे तैसे वो खाना बनाती है। कितनी धूप लग रही है, लगता है कल से सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ेगा। निशा, खाना बनाकर मेरे साथ आम तोड़वाने में मेरी मदद करवा देना। मुझे और पापा को इस कड़कड़ाती धूप में दूसरे गांव जाना है आम बेचने। इतना बोलकर निशा खाना बनाकर अमित के साथ बगीचे में आम तोड़ने लगती है। अमित, तेरा दिमाग तो ठीक है, बहू से आम तोड़वा रहा है। अरे बहू, तुम आराम करो, आम तोड़ने का काम हम कर लेंगे। ये सब होता रहेगा बहू, पहले तू सबको खाना परोस दे, फिर आम तोड़ लेना। बेचारी निशा सबको आम के बगीचे में ही खाना परोसती है और सब खाते हैं और फिर वो आम तोड़ती है, जिससे वो परेशान होती है। तो वहीं आज भी काजल नहीं उठती। माँ जी, मैं सारी रात सो नहीं पाती गर्मी की वजह से। आप मेरे कमरे में एसी लगवा दो, ये पंखा कूलर इस गर्मी में काम नहीं आने वाला। हाँ माँ, मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। अरे देख रही हो, और लाओ शहरी बहू। ये शहरी लोग गांव के लोगों से भी 4 कदम आगे होते हैं। विनोद के ताने सुनकर आशा उसी दिन एसी मंगवाती है और अपनी बहू के कमरे में लगवा देती है। बहू, तेरे कमरे में अब एसी लग गया, चल आज अपनी पहली रसोई कर ले। माँ जी क्यों चिल्ला रही है, मुझे कौन सा धूप में बैठकर खाना बनाना है, अभी जाकर बना देती हूँ। इतना बोलकर काजल रसोई में तो जाती है, पर वो खाना नहीं बना पाती। ओ माय गॉड, मैं गैस चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती, इसमें से निकल रही आग से तो मेरी स्किन ही जल जाएगी। कितनी गर्मी है रसोई में। माँ जी, आप अभी के अभी इंडक्शन लेकर आओ। अब ये कौन सी बला का नाम है बहू, मैं भी शहरी हूँ, मैंने तो सुना नहीं। अच्छा, जो चाहिए खुद लेकर आ। नाराज आशा वहां से चली जाती है। तो वहीं काजल अपने पति के साथ बाजार जाती है और वहां से इंडक्शन लेकर आती है, पर फिर भी उसे गर्मी लगती है। पर पसीने में जैसे तैसे वो पहली रसोई कर लेती है और सबको खाना देती है। सब खाते हैं, जिनसे काजल कहती है, माँ जी, आज तो मैंने जैसे तैसे खाना बना लिया, पर मुझसे आगे खाना नहीं बनेगा। एसी लाओ किचन में भी। क्यों नहीं बनेगा, तेरे से पहले मैं ही खाना बनाती थी और एग्जॉस्ट फैन लगा तो रखा है। माँ जी, एक बार आप रसोई में खड़े होकर खाना बनाकर देखिए, कितनी गर्मी है। मुझे अपनी रसोई में भी एसी चाहिए, मैं तभी खाना बनाऊंगी।
काजल की बात को सुनकर आशा को गुस्सा आता है, पर तभी वहां पड़ोसन आ जाती है तो वो प्यार से बहू से कहती है, मेरी प्यारी बहू, क्यों नहीं आज ही लगेगा एसी किचन में। ये सुन पड़ोसन खुश होती है और चीनी लेकर वहां से चली जाती है। और उसी दिन आशा किचन में भी एक एसी लगवा देती है और एसी वाली रसोई में काजल अब आराम से रात का खाना बनाती है। कितना अच्छा लग रहा है एसी की ठंडी हवा में खाना बनाने में, अब तो मजा आएगा हर रोज। अगले दिन गर्मी धूप की वजह से निशा सुबह 5 बजे उठकर आम के बगीचे में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। कितनी अच्छी खुशबू है इन आमों की। चलो, सूरज निकलने से पहले मेरा खाना भी बनकर तैयार हुआ। बस कुछ देर में अमित और पापा जी आते होंगे, जब तक थोड़े से आम भी तोड़ देती हूँ। क्योंकि अब तक धूप नहीं निकली थी, इसलिए निशा बचे हुए टाइम में अकेले ही कुछ आम तोड़ने लगती है। वहीं काजल सुबह से ही किचन में एसी चलाकर खाना बनाने लगती है। 16 पर एसी से किचन कश्मीर बन चुका था, जिसमें एंटर करते ही आशा कांपने लगती है और बहू सुनाती है, पर वो सुनती नहीं है। और ये सब देख आशा को गुस्सा आता है। जहां अपनी बहू को अच्छे से घर संभालता देख पार्वती खुश होती है और सबसे तारीफ करती है, जिसे देख आशा चिढ़ती है और आकर रसोई में एसी चलाकर खाना बना रही अपनी बहू पर भड़कती है। अरे करम फूट गए मेरे, जो तुझे बहू बनाकर इस घर में ले आए, आते ही इतना बिल बैठा दिया। देख, 1 महीने का बिजली का बिल 1 लाख आया है। तुझसे तो अच्छी मेरी वो गवार देवरानी की बहू है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले खाना बनाकर तैयार कर देती है और आम तोड़कर भी रख देती है, ताकि उसका ससुर और पति आम बेच कर आ सके। जो आशा अपनी बहू की तारीफें करते नहीं थक रही थी, अब वही आशा अपनी शहरी बहू की एसी रसोई से परेशान हो जाती है, पर बाहर वालों को पता नहीं चलने देती। ऐसे ही एक शाम पार्वती अपनी बहू के साथ और आशा अपनी बहू के साथ बाजार से घर आ रही होती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। हे भगवान, सूरज ढलने के साथ किस औरत का मुंह देख लिया। ये बात तो मुझे आपसे बोलनी चाहिए जेठानी जी। माँ जी, रहने दीजिए ना, घर चलते हैं। सूरज ढल चुका है, मुझे खाना भी बनाना है। अरे निशा, अभी तक तुमने खाना भी नहीं बनाया। हमारा तो खाना बनकर तैयार है। मैं घर में इंडक्शन और एसी लेकर आई हूँ, अब गर्मी भी नहीं लगती और खाना भी बन जाता है। काजल और कुछ बोलती, आशा उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। समय गुजरता है और एक दिन आशा और निशा अकेली बाजार जाती हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। मेरी सास खुद को शहरी तो कहती है, पर घर में ना उन्हें एसी चलाना आता है, ना ही इंडक्शन। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, पर वो मेरी हालत नहीं समझती। इतनी गर्मी में आम के बगीचे में खाना बनाना, आम तोड़ना, पेटी तैयार करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। गाँव की हूँ, पर मुझे भी दिक्कत होती है। मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ गलत हो रहा है, पर गलत तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अब हमें अपनी सासों को लाइन पर लाना होगा। अपनी सास को सुधारने के लिए काजल और निशा प्लान बनाती हैं और घर जाकर काजल कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। क्योंकि अब घर में काजल नहीं होती, इसलिए जब आशा रसोई में खाना बनाती है तो उसे गर्मी लगती है, तो वो एसी चलाती है, पर एसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाती। पता नहीं करमजली कौन सा चूल्हा लेकर आ गई घर में। घर का गैस सिलेंडर भी फेंक दिया और इस पर मुझसे खाना नहीं बन रहा, और ना ही ये एसी ही बंद हो रहा है। आशा से गर्मी में खाना नहीं बनता, तो वहीं एसी चलाकर भी उसे सुकून नहीं मिलता। और जब वो पूरे दिन भूखी रहती है तो राहुल अपने भाई को फोन करता है और अमित जबरदस्ती उन लोगों को अपने साथ घर ले जाता है, जहां बहुत दिनों बाद पूरा परिवार आम के बगीचे में ठंडी छांव में बैठकर खाना खाते हैं और निशा गर्मा गर्म उन्हें खाना परोसती होती है। काकी, थोड़ा और खा लीजिए, मैंने और आम भी काटे हैं। देख रही हो गांव की बहू, कभी खिलाया तुम्हारी शहरी बहू ने तुम्हें ऐसा खाना? आशा पार्वती की बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों में काजल वापस आ जाती है, पर अब तक आशा को अपनी शहरी बहू की परेशानी समझ आ जाती है। तो वहीं अब निशा अपने मायके चली जाती है और जब कड़कड़ती धूप में आम के बगीचे में पार्वती खाना बनाती है और खाना बनाकर धूप में ही आम तोड़कर आम बेचने की पेटी तैयार करती है, तब उसे अपनी बहू के दर्द का एहसास होता है। कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बेचारी मेरी बहू सुबह 5 बजे खाना तैयार करती थी, रात में सूरज डूबने के बाद खाना बनाती थी, हमें छांव में खाना देती थी, धूप में आम तोड़ती थी और पेटी तैयार करती थी। मुझे भी समय के साथ अपनी रसोई को बदल लेना चाहिए। माँ, अभी मौका है। काजल भाभी शहर की हैं, उनसे मदद लेते हैं। हमने भी तो काकी की मदद करी थी। राहुल के कहने पर पार्वती काजल के पास जाती है। काकी, मैं भी आपकी ही बहू हूँ। आप क्यों इतना मेहनत करती है? मजदूर रख लीजिए और आम दूसरे गांव में नहीं शहर में बेचो, ताकि ज्यादा पैसे मिले, और आम के बगीचे में ही रसोई बनवा लो, ताकि धूप गर्मी से बच सको। इतना बोल काजल अपने पिता को फोन करती है और उसके पिता कुछ मजदूर पार्वती के घर भेजते हैं, जो आम तोड़कर खुद पेटी तैयार करते हैं और 500 रुपए की दिहाड़ी लेकर उन्हें शहर बेचने जाते हैं और बचे हुए सारे पैसे अनिल के हाथों में देते हैं। अब बहुत जल्द निशा के साथ पार्वती आम के बगीचे में एक छोटा सा रसोई बनवाती है और उसमें अपनी जेठानी की तरह मिट्टी का चूल्हा न रखकर गैस चूल्हा रखती है।
अब एक दूसरे की बहुओं से मदद पाकर दोनों सास के बीच की नफरत भी कम होती है। इस तरह दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास के बीच की सारी कड़वाहट और दूरियों को खत्म कर देती हैं। आज तो हाथ पैरों में अच्छा खासा दर्द हो गया, लेकिन सारे बर्तन समय से बन गए, हांडी, तवा, ग्लास और ये मटके। अब बस इस कड़क धूप में ये अच्छे से सूख जाएं। माँ बहुत जोरों की भूख लगी, जल्दी से खाना दे दो ना, हमने तो स्कूल का काम भी खत्म कर लिया। अरे बच्चों, मैं तो काम के चक्कर में खाना बनाना ही भूल गई। तुम बस मुझे आधा घंटा दो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। उर्वशी हाथ मुंह धोती है और अब घर में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के लिए उर्वशी के पास एक छोटा सा गैस सिलेंडर और एक गैस वाला चूल्हा था। एक मुंह वाला चूल्हा होने की वजह से उर्वशी को आए दिन खाना बनाने में काफी समय लगता था। एक तो ये गर्मी ने इतना परेशान करके रख दिया, ऊपर से अभी तक सब्जी भी नहीं बनी है, अभी तो रोटी भी बनानी है। बच्चे कितने भूखे हैं। काश मेरे घर पर 2-3 मुंह वाला गैस चूल्हा होता तो एक साथ ही तीनों चीज आराम से बना लेती। अरे उर्वशी बहू, क्या हो गया? खुद से क्या बातें कर रही है? माँ जी, मैं खुद से बातें नहीं कर रही हूँ, बस अपनी जिंदगी को कोस रही हूँ। भगवान ने जिंदगी में कुछ भी तो अच्छा नहीं दिया, ना ढंग का घर है, ना जरूरत का कोई सामान। बहू, लोग तो इस जिंदगी को जीने के लिए तरस जाते हैं, कम से कम भगवान का शुक्र अदा कर कि सर छुपाने के लिए छत, अच्छा खाने के लिए खाना और सोने के लिए जमीन है। चल अब जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। उर्वशी का पति अनुराग एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, तो वहीं उर्वशी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाकर बेचती थी। दोनों ही पति पत्नी जितना कमाते थे वो सब घर खर्चों में ही निकल जाता था। आज तक उर्वशी सहूलियत का एक सामान तक नहीं ला पाई थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। उर्वशी के दोनों बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक कन खजूरा रेंगता हुआ अंदर आ जाता है और उर्वशी की बेटी के पैर पर चढ़ जाता है। जल्दी आओ माँ, कीड़ा मुझे काट लेगा। हे भगवान, ये कान खजूरा कहाँ से आ गया? पिंकी बेटा, हिलना मत वरना ये काट लेगा। उर्वशी एक कपड़े की मदद से कन खजूरा को अपनी बेटी के पैर से हटा देती है। वहीं पिंकी डरते हुए अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। बेटा, ऐसे रोते नहीं, देखा वो कान खजूरा मैंने हटा दिया, अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हे भगवान, अगर ये कान खजूरा मेरी बच्ची को काट लेता तो क्या होता? अब क्या करूं? मैं आए दिन कोई ना कोई कीड़ा घर के अंदर घुस आता है। घर में एक बेड तक नहीं है जहां मेरे दोनों बच्चे बैठकर पढ़ सके। उर्वशी जैसे तैसे कर अपनी बेटी को चुप करवाती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उर्वशी का घर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और दीवारों में छोटे छोटे छेद भी पड़ने लग गए थे। देखो माँ, इस जगह भी छेद पड़ गया, पता है? इस छेद से रोज एक चूहा हमारे घर में आता है। घर की दीवारें काफी कमजोर हो चुकी हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं जरा हल्का सा भूकंप का झटका लगा और हमारा घर तिनके की तरह बिखर गया। जहां एक तरफ उर्वशी अपने घर को लेकर परेशान हो रही थी, तो वहीं उर्वशी के पड़ोस में रहने वाली संगीता हर 6 महीने में एक बार अपने घर को रेनोवेट करवाती थी। क्या बार बार मेरे घर की तरफ देख रही हो? अच्छा लग रहा है ना? पता है, इसको कन्वर्ट करवाने में पूरे 2 लाख रुपए का खर्चा आया है। अच्छा है, भगवान किसी को तो दे रहा है। ये तो बस किस्मत की बात होती है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी अपने घर को रेनोवेट करवा लो। कभी कभी तो डर लगता है कि अंदर आकर 2 बार जोर से खांस दिया तो तुम्हारा घर तो टूट जाएगा। संगीता उर्वशी की गरीबी का मजाक उड़ाती, तो वहीं उर्वशी संगीता से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। उर्वशी के घर में रखा हुआ मिट्टी का मटका गलती से गिरकर टूट जाता है और वो ठंडा पानी पीने का इकलौता साधन भी उर्वशी के घर से खत्म हो गया था। माँ जी, अब क्या करें? हम ठंडा पानी कैसे पिएंगे? इतनी गर्मी में तो गर्म पानी भी नहीं पिया जाएगा। तू तो खुद मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो एक मटका भी बना ले। माँ जी, ढेर सारे मटके बने हुए हैं, लेकिन अभी वो गीले हैं। सूखने में 1-2 दिन का तो समय लगेगा। लगता है अब जब तक गर्म पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा। अगर घर में एक फ्रिज होता तो कम से कम ठंडा पानी तो इस गर्मी में नसीब होता। हर गरीब परिवार की तरह ये गरीब परिवार भी अपनी गरीबों वाली जिंदगी से काफी ज्यादा दुखी था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज फिर उर्वशी के पड़ोस में रहने वाली संगीता उर्वशी को जलाते हुए अपने घर में एक नया फ्रिज लेकर आती है। ये लो उर्वशी, मेरे घर में नया फ्रिज आने की मिठाई खाओ। पता है, हमारे घर डबल डोर फ्रिज आया है, पूरे 60,000 का है। इतना बड़ा है कि तुम्हें क्या बताऊं। चलो तुम लड्डू खाओ, मैं आसपास में भी जाकर मिठाई बांट कर आती हूँ। संगीता की सारी बातें उर्वशी के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़कने का काम करती थी, तो वहीं संगीता के बच्चे भी कुछ कम नहीं थे। देखो, ये आइसक्रीम मेरे मम्मी ने घर में जमाई है, वो भी हमारे नए फ्रिज में। पता है, मेरी हाइट 2 इंच बढ़ गई है ना, इसीलिए मेरे पापा एक नया बेड बनवाने वाले हैं।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता की बेटी जिया आंगन में बैठे हुए एक बड़े से मिट्टी के बने डॉल हाउस से खेल रही थी। ये डॉल हाउस कितना अच्छा है ना, मामा जी ने कितना अच्छा डॉल हाउस भिजवाया है मेरे लिए। पता है मेरी सारी फ्रेंड्स भी बिल्कुल ऐसा ही डॉल हाउस लाने की बात कर रही थी। बेटा ये डॉल हाउस किसी शॉप पर नहीं मिलता, पता है तुम्हारे मामा ने इसे स्पेशल कहकर बनवाया है। ये मिट्टी का घर, इसमें रखी छोटी मोटी चीज जैसे फ्रिज, डाइनिंग टेबल, कूलर, बेड, गैस के सब कुछ मिट्टी का बना है। सुंदर है ना? चलो अब इसे लेकर घर के अंदर आ जाओ, कहीं किसी की नजर लग गई तो। संगीता ये सब उर्वशी को जलाने के लिए बोलती है। उर्वशी और उसकी सास आंगन में खड़े हुए बस संगीता और उसकी बेटी के बने मिट्टी के डॉल हाउस को ही देखे जा रहे थे कि तभी उर्वशी को एक ख्याल आता है। माँ जी मैंने सोच लिया है, अब हाथों में तो पैसे नहीं हैं जो अपना जरूरत को पूरा कर सके, तो अब जरूरत को पूरा करने के लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत बना लिया मिट्टी से बर्तन मैंने, अब मैं मिट्टी का एक घर और अपनी जरूरत का हर सामान बनाऊंगी, जैसे फ्रिज, बेड, सब कुछ। मिट्टी का घर तो सुना है और देखा भी है, लेकिन बेड और फ्रिज कैसे बनाएगी तू? लगता है ये संगीता की बातें तेरे दिमाग में घुस गई हैं। छोड़ इसकी बातों को। नहीं माँ जी, आखिरकार कब तक हम ऐसे घुट घुट कर जिंदगी जिएंगे? अब जब पैसे नहीं है तो कम से कम हम जुगाड़ तो कर ही सकते हैं। उर्वशी अब जिन मिट्टी से बर्तन बनाती थी उसी मिट्टी से अब अपने घर को अंदर और बाहर से अच्छे से लीपने लगती है, जिसे देख संगीता। क्या बात है उर्वशी, घर रेनोवेट करवाने के पैसे नहीं थे तो तुम अपने घर को ही मिट्टी से लीपने लग गई। ना जाने ये गरीबी तुम लोगों से क्या क्या करवाती है। अब उर्वशी संगीता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और जल्दी पूरे घर को अंदर बाहर से अच्छे से लीप देती है। 2 से 3 दिन में वो घर अब अच्छे से सूख जाता है। मिट्टी की लिपाई की वजह से घर के अंदर काफी ज्यादा ठंडक होने लगती है। बहू तूने तो सच कहा था, ये मिट्टी का घर तो काफी बढ़िया निकला। कितनी ज्यादा ठंडक हो रही है इसके अंदर। माँ जी अब आप बस देखती जाइए मैं और इस मिट्टी से क्या क्या जुगाड़ करती हूँ। घर बनाने के बाद अब उर्वशी अपने दोनों बच्चों के सोने के लिए एक मिट्टी का बेड भी बनाती है। माँ ये मिट्टी का बेड तो काफी अच्छा है और मुलायम भी है। अब तो यहाँ हम आराम से बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। यहाँ तो कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे ना माँ। अपने बच्चों के लिए मिट्टी का बेड बनाने के बाद उर्वशी यहीं नहीं रुकती। उर्वशी अब पानी पीने के सामान और पानी को ठंडा रखने के लिए एक मिट्टी का छोटा फ्रिज भी बनाती है। घर और बेड तो बिना बिजली के होते हैं, लेकिन ये फ्रिज बिना बिजली के कैसे चलेगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ये क्या कर रही है? अरे माँ जी, जैसे हम शाम को सोने से पहले अपनी मिट्टी के घर को बाहर से गीला कर देते हैं तो घर के अंदर ठंडक कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो चादर ओढ़नी पड़ती है। ठीक उसी तरह इस मिट्टी के फ्रिज को बनाने के बाद हम इसे हर रोज अंदर से बाहर से गीला करेंगे तो इसके अंदर ठंडक अपने आप बढ़ जाएगी और खाना और पानी भी ठंडा ही रहेगा। उर्वशी का मिट्टी का फ्रिज का जुगाड़ भी अब चल पड़ता है और अब अगले दिन उर्वशी अपने घर के लिए 4 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। चूल्हे के सूखते ही उर्वशी सावधानी से सिलेंडर का पाइप उस मिट्टी के चूल्हे में लगा देती है, साथ ही सिलेंडर के ऊपर मिट्टी से लिपाई कर देती है और अब उस 4 मुंह वाले चूल्हे पर एक साथ उर्वशी 2 से 3 तरह की चीजें बनाती है। पहले एक एक चीज बनने तक का कितना इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब एक साथ इतनी सारी चीज आसानी से बन जाती है। तूने तो कमाल करके रख दिया, पहले घर, फिर बेड, फ्रिज और अब ये चूल्हा। मेरी बहू तो लाखों में एक है। जिन मिट्टी से उर्वशी बर्तन बनाती थी, अब उसी मिट्टी से उर्वशी ने अपनी सहूलियत के लिए घर में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें भी बना ली थी। इसी के साथ उर्वशी अब अपनी बनाई हुई इन चीजों को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ लोगों को भी बनाकर बेचना शुरू करती है। उर्वशी बेटा, क्या ये तुम्हारा मिट्टी का फ्रिज सच में चलेगा? इसे गीला करते इसके अंदर ठंडक तो होने लगेगी ना? अरे काकी, आप क्यों टेंशन ले रही है? काम करिए, आप इसे लेकर जाइए और जब इसमें पानी और खाना ठंडा होने लगे तो पैसे दे जाइएगा। उर्वशी 2 दिन पहले मैं जो तुमसे वो मिट्टी का चूल्हा लेकर गई थी वो तो काफी अच्छा है। पता है पहले मेरे घर में भी सिर्फ एक मुंह वाला चूल्हा था तो खाना बनाने में काफी समय लग जाता था और तुम तो जानती हो कि मेरे परिवार में कितने सारे लोग हैं, लेकिन अब तो मैं चुटकियों में खाना बना लेती हूँ। और हाँ, अब तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही छोटा मिट्टी का फ्रिज बना देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, तुम परसों आकर ले जाना। उर्वशी इसी काम को जारी रख पैसे कमाती है और अब धीरे धीरे सहूलियत की चीजों को लाकर अपने घर की जरूरत को पूरा करती है। तो वहीं ये सब देख संगीता तो बस हैरान हो जाती है।